हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में। और क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में हमने कुछ कैटेगरी तो पढ़ ली थी, बाइनरी सॉल्यूशन, टर्सरी सॉल्यूशन, कैटरनरी सॉल्यूशन। आज हम ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पढ़ेंगे। किस बेस पे बच्चों? ये ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। जैसा कि बच्चों हम जानते हैं कि हमारे पास 3 फिजिकल स्टेट एग्जिस्ट होती है। कोई भी अगर हम बात करें मैटर की, तो मैटर हमें 3 स्टेट्स के अंदर मिल सकता है। वो स्टेट आपकी सॉलिड भी हो सकती है, वो लिक्विड भी हो सकती है और वो गैस भी हो सकती है। तो इन सॉलिड और लिक्विड से हम टोटल 9 टाइप्स के हम सॉल्यूशन प्रिपेयर कर सकते हैं। तो पहले मैं लिखूंगा कि सॉल्यूट क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, और सेकंड नंबर पे मैं लिखूंगा कि जो सॉल्वेंट है वो क्या हो सकता है। अब आपको 3 स्टेट ऐसे लिख लेनी है, जैसे गैस, लिक्विड और सॉलिड। और आपका सॉल्वेंट क्या हो जाएगा? ओनली गैस। यानी मैंने एक गैसीय स्टेट से 3 टाइप्स के सॉल्यूशन बना दिए। इसका मतलब क्या है? गैस इन गैस, लिक्विड इन गैस और सॉलिड इन गैस। जैसा कि आप ये वाला एग्जांपल देखो, ये वाला क्लासिफिकेशन देखो मैं, लिक्विड इन गैस, तो इसका मतलब क्या होगा? लिक्विड सॉल्यूट होगा और जो गैस है वो आपके पास क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो मैं एक फिजिकल स्टेट से मैं 3 टाइप के सॉल्यूशन बना सकता हूँ। और फिजिकल स्टेट होती कितनी? 9 टाइप्स की होती है। तो उससे कितने बन जाएंगे हमारे पास? सॉरी, फिजिकल स्टेट होती कितनी? 3 टाइप्स की होती है। और 3 में से कितने बना देंगे? 1 से 3 बन सकते हैं, 3 से कितने बन जाएंगे? 9 बन जाएंगे। ठीक। और इन तीनों कैटेगरी को हम कौन सा सॉल्यूशन बोलेंगे, तो वो भी ध्यान रखना है। इसको हम बोलेंगे गैसियस सॉल्यूशन। इन तीनों कैटेगरी को हम कौन सी कैटेगरी में? एक ही कैटेगरी बना के रख देंगे, 3 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की, और उसका नाम रख देंगे हम गैसियस सॉल्यूशन। इसी प्रकार मान लीजिए आपका, दोबारा से लिख देता हूँ, गैस, लिक्विड, सॉलिड। और आपका सॉल्वेंट क्या हो सकता है? लिक्विड हो सकता है, फिर लिक्विड हो सकता है, फिर लिक्विड। तो लिक्विड स्टेट से भी मैंने 3 टाइप्स बना दी। और इनको हम क्या बोलेंगे? तीनों कैटेगरी को एक ही कैटेगरी में लिख सकते हैं, जिनको हम बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। उसको हम क्या बोलेंगे? लिक्विड सॉल्यूशन। तो गैस, लिक्विड, सॉलिड से हमने बना लिया। इसी प्रकार मान लीजिए मैं फिर लिख देता हूँ, गैस, लिक्विड और सॉलिड। और यहाँ पे सॉल्वेंट क्या लेता हूँ? सॉलिड रख लेता हूँ। तो अगर मैं सॉलिड लेता हूँ तो फिर सॉलिड से कितने बना सकता हूँ? 3। और इसके हम क्या पढ़ते हैं? सॉलिड सॉल्यूशन। एक बात ध्यान रखना, अब हम आगे चैप्टर पढ़ेंगे डी एंड एफ ब्लॉक। उसमें सॉलिड सॉल्यूशन में सॉलिड सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉलिड, यानी सॉलिड इन सॉलिड को भी थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे। और सॉलिड इन सॉलिड के भी 2 टाइप बना देंगे। तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल की अगर बात करूँ, यहाँ मैं अगर लिस्ट बनाऊँ इसके एग्जाम्पल की, तो देखिए एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हो सकता है ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन। तो इसमें क्या है? ऑक्सीजन तो सॉल्यूट है और नाइट्रोजन जो है वो क्या हो गया? आपकी सॉल्वेंट होगी। तो आपका क्या हो जाएगा? गैसियस इन गैसियस। तो ऑक्सीजन भी गैस और नाइट्रोजन भी गैस। नेक्स्ट आपके पास आता है क्लोरोफॉर्म प्लस नाइट्रोजन, या हम कह सकते हैं मिक्सचर ऑफ क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। क्लोरोफॉर्म को अगर नाइट्रोजन के अंदर मिक्स कर दें तो आपके पास कौन सा बनेगा? बनेगा तो गैसियस सॉल्यूशन, पर उसके अंदर सॉल्यूट कौन सा होगा? लिक्विड होगा। पहले मैं लिख रहा हूँ वो सॉल्यूट है, क्लोरोफॉर्म लिक्विड स्टेट के अंदर होता है। ठीक है। और दूसरा आपका क्या है? सॉल्वेंट है। इसी प्रकार कपूर प्लस नाइट्रोजन यहाँ पे लिख देता हूँ। ये भी जो आपका एग्जाम्पल है वो किसका एग्जाम्पल रहने वाला है? ये एग्जाम्पल आपका गैसियस सॉल्यूशन का रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ये तीनों मैंने एग्जाम्पल के अंदर जो गैस रखी है, जो सॉल्वेंट रखा है, वो गैसियस स्टेट के अंदर रखा है। और वो कौन आपके पास है? नाइट्रोजन है। नेक्स्ट अगर गैस इन लिक्विड की बात करें तो ऑक्सीजन प्लस वाटर। एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स यूज कर ही रहे हैं, जो ऑक्सीजन डिजोल्व होती है वाटर के अंदर, उसी से अपना जीवन है वो जी रहे हैं। ये आप डेली लाइफ में ये भी देखते हो, एथेनॉल प्लस वाटर, एल्कोहल। ठीक है। और एनर्जी के लिए आप यूज करते हो ग्लूकोज प्लस वाटर। तो ये जो आप सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हो, ये सॉल्यूशन आपके लिक्विड सॉल्यूशन होते हैं। तीनों डेली लाइफ की एग्जांपल है। देखो लिक्विड सॉल्यूशन का मतलब फिर बहुत ज़्यादा रोल है हमारे पास।
ऑक्सीजन प्लस वाटर एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल लिया हमने। एथेनॉल प्लस वाटर हर शाम को हम लगभग घरों में यूज़ होता मिल जाएगा, ज़्यादा अच्छी बात तो नहीं है बट चलता ही एथेनॉल प्लस वाटर। और नेक्स्ट आपके पास कौन सा आ जाएगा, ग्लूकोज प्लस वाटर, ये एनर्जी के लिए हम यूज करते हैं। नेक्स्ट देखिए हाइड्रोजन गैस इन प्लेडियम, तो प्लेडियम आपका सॉलिड हो जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, प्लेडियम आपका क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। मरकरी प्लस सोडियम, आपने अमलगम सुना होगा, एलोई जो का फॉर्मेशन होता है, तो जो मरकरी है वो लिक्विड है और सोडियम आपका सॉलिड है, तो कौन सा एग्जाम्पल बन गया, लिक्विड इन सॉलिड। आप ज्वेलरी का फॉर्मेशन करते हो तो ज्वेलरी प्योर गोल्ड से तो आप बनाते नहीं हो, तो गोल्ड के अंदर क्या मिक्स कर देते हो, कॉपर मिक्स कर देते हो। तो इसका मतलब ये क्या आपकी एक एलोय है, ये भी ब्रास है, ब्रॉन्ज है, जर्मन सिल्वर है, इसका मतलब जितनी भी एलोय हैं वो हमारी सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। वो कौन सी कैटेगरी में आते हैं, हमारे सॉल्यूशन की कैटेगरी में आते हैं। और वो आप कहे कि कौन सा सॉल्यूशन होता है, तो ध्यान रखना सॉलिड सॉल्यूशन होता है, मोस्टली हमारा सॉलिड इन सॉलिड ही होता है। तभी तो मैं कह रहा हूँ जब डी एंड एफ ब्लॉक की बात करेंगे तो कॉपर जिंक कॉपर टिन इनका मिक्स करके हम जो एलोय फॉर्मेशन करेंगे वो सॉलिड इन सॉलिड का होगा, और किस तरह से होता होगा उसकी हम स्टडी करेंगे। तो वो तो मैं आपको आगे जब डी एंड एफ ब्लॉक पढ़ेंगे तभी हम बात करेंगे। तो ये कुछ एक टेबल थी जो पीछे हमारी सॉल्यूशन की कैटेगरी में रह गई थी, तो इस टेबल को आप याद कर सकते हो। जरूरी नहीं एग्जाम्पल ये लेने, आप अपने और डेली लाइफ की एग्जाम्पल्स आप स्टडी कर सकते हो। उसके बाद हमने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, मेथड्स टू कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। मेथड्स टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज किए जाते हैं। पहला मेथड्स हमने पढ़ लिया था और वो कौन सा था, मास परसेंटेज। मास परसेंटेज कैसे निकलता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब देखो ये टर्म कहाँ यूज होती है, पहली बात तो ये इंडस्ट्रियल लेवल पे यूज होती है, तो मैं यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड इन इंडस्ट्रियल लेवल। जैसे आपका कॉमन ब्लीच यूज होता है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ब्लीच होता क्या है। तो ब्लीच एक सॉल्यूशन ही है, 3.6 मास परसेंटेज होता है, किसका, सोडियम हाइपोक्लोराइड का, सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। 3.6 मास परसेंटेज ऑफ सोडियम हाइपोक्लोराइड। इसका मतलब क्या है कि अगर आपने यहाँ पर मास के हिसाब से कितना ग्राम लेना है, ओनली 3.6 लेना है, और वो भी कौन सा, सोडियम हाइपोक्लोराइड इन वाटर। और सोडियम हाइपोक्लोराइड का अगर किसी बच्चे को फॉर्मूला लिखना हो तो लिख सकते हो NaOCl, पी ब्लॉक में हम इसका यूज करेंगे क्योंकि इसमें क्लोरीन पी ब्लॉक एलिमेंट आया हुआ है, ठीक है। एक और एग्जांपल लेता हूँ, 10% ग्लूकोज इन वाटर बाय मास। ये आपके पास हमने कहा कि 10% ऑफ ग्लूकोज इन वाटर, तो इसका अर्थ क्या है, मतलब अगर आपके पास 100 ग्राम सॉल्यूशन है ग्लूकोज इन वाटर का, तो उसके अंदर 10 ग्राम आपके पास क्या होगा, ग्लूकोज होगा। तो इसमें लिख देता हूँ 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज इन 90 ग्राम वाटर। तो 10 ग्राम हमें ग्लूकोज होगी और 90 ग्राम हमारे पास क्या होगा, वाटर होगा। एंड सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका, सॉल्यूशन हो जाएगा आपका 100 ग्राम। सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपके पास, 100 ग्राम। कई बार क्या करते हैं, इस टर्म को बहुत ज़्यादा यूज़ करना है, न्यूमेरिकल आएगा और न्यूमेरिकल में हमें इस लैंग्वेज को ही समझना है। जैसे वहाँ पे कुछ भी दे सकता है, 20% इथाइलिन ग्लाइकोलिन वाटर, फिर वहाँ पे कुछ टर्म पूछी जाती है जैसे मोल फ्रैक्शन, तो बच्चे उसमें पूछते हैं कि हमारे पास सॉल्वेंट का मास नहीं पता है, हमें ये नहीं दिया है, तो वो दिक्कतें आती है। तो अगर आप इसको समझ जाओगे कि इस लाइन का मीनिंग क्या है, तो फिर आप आसानी से आप न्यूमेरिकल को सोल्व कर पाओगे। तो 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या है, 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब है कि आपके पास 10 ग्राम ग्लूकोज होगी, 90 ग्राम आपके पास वाटर होगा, यानी जितना भी यहाँ पे परसेंटेज लिखा है उसको मास में कन्वर्ट कर लेना है, बाकी 100 में से घटा दोगे, वो आपका सॉल्वेंट बच जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमने पढ़ा था नंबर 2 वॉल्यूम परसेंटेज।
और वॉल्यूम परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो वॉल्यूम परसेंटेज में हमने फॉर्मूला लिखा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू इट। दिस कंसंट्रेशन term is used when solution containing liquid। जब आपके पास लिक्विड्स हो, दोनों ही लिक्विड्स हो, तब हम कौन सा कंसंट्रेशन टर्म यूज करेंगे? तब हम यूज करेंगे वॉल्यूम परसेंटेज। इस बात का ध्यान रखना, जब आपके पास दोनों लिक्विड्स होंगे, सॉल्यूट भी लिक्विड होगा, सॉल्वेंट भी लिक्विड होगा, तब हम किसका यूज़ करेंगे? वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करेंगे। ठीक है, जैसे इसमें भी हम आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि क्या अर्थ होता है। 10% एथेनॉल इन वाटर। अब यहाँ पे देखिए एथेनॉल क्या है? लिक्विड है, और यहाँ भी क्या है आपके पास? लिक्विड है। और यहाँ लिख भी देगा वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ना भी लिखा हो तो भी ध्यान रखना, जब लिक्विड और लिक्विड की बात हो रही है तो वो आपका वॉल्यूम परसेंटेज होगा। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है मीन 10 ml एथेनॉल इन 100 ml सॉल्यूशन। 100 ml सॉल्यूशन के अंदर 10 ml आपके पास क्या है? एथेनॉल है। वहाँ पे ग्राम में ले रहे थे, 100 ग्राम सॉल्यूशन ले रहे थे, उसके अंदर 10 ग्राम आपका सॉल्यूट हो जाता था। और वॉल्यूम परसेंटेज के अंदर आपके पास क्या हो जाएगा? ml में कन्वर्ट कर देना। तो सॉल्यूशन को कंसीडर करके चलो, अगर 100 ml है तो उसके अंदर फिर 10 ml आपका क्या होगा? सॉल्यूट होगा। इसी प्रकार एक और एग्जांपल की मैं बात करता हूँ। 35% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड फॉर कूलिंग द कार इंजन। कार इंजन को कूल रखने के लिए हम कौन सा सॉल्यूशन यूज करते हैं? 35% सॉल्यूशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल का मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ यहाँ पे। इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला होता है CH2OH। ये जो दो फॉर्मूले लिए हैं मैंने, सोडियम हाइपोक्लोराइट और इथाइलिन ग्लाइकोल, ये फॉर्मूले आप याद कर लेना। न्यूमेरिकल के अंदर कई बार फॉर्मूले नहीं मिलेंगे तो आपको वहाँ पे मोलर मास निकालने में दिक्कत आ सकती है, और अगर आपके पास फॉर्मूले हैं तो मोलर मास निकालने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। इससे क्या होता है, क्योंकि ये क्या करता है? बिकॉज इट लोअर द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट लोअर कर देता है। वैसे तो क्या मानते हैं हम? 0 डिग्री सेल्सियस पर वाटर फ्रीज हो जाता है, बट जब उसके अंदर 35% आप इथाइलिन ग्लाइकोल डाल दोगे तो इसका मतलब उसका फ्रीजिंग पॉइंट और कम हो चुका है, और वो हो चुका है कितना? 17.6 डिग्री सेल्सियस माइनस। तो इस तरह से आपका वॉल्यूम परसेंटेज को हम यूज कर सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखना कि फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का, वो हमेशा ही लेस देन होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। वैसे तो हम आगे पढ़ेंगे, मैं बता दूंगा तब समझा दूंगा, फिर भी नोट कर लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन जो है वो हमेशा ही लोअर होता है, लोअर देन किससे? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, यानी सॉल्वेंट से कम ही होता है। जबकि बॉइलिंग पॉइंट की बात करूँ मैं, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन ये हमेशा ही ग्रेटर देन होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कम होगा, और सॉल्यूशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या होगा? आपके पास ज़्यादा होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका डिटेल में हो गया कौन सा? वॉल्यूम परसेंटेज। कब यूज किया जाता है? जब आपके पास सॉल्यूशन के अंदर लिक्विड्स हो तब यूज किया जाता है। और जो भी परसेंटेज दे रखा है उसको किस में कन्वर्ट कर लोगे? ml में कन्वर्ट कर लोगे। कुछ हमने एग्जाम्पल ली, और मास परसेंटेज में ग्राम में कन्वर्ट कर लो। एक बहुत ही कम यूज होती है, वैसे यूज़ नहीं होती, बट आपकी बुक के अंदर मेंशन है तो बता देता हूँ, मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो क्या आता है? मास बाय वॉल्यूम। ये थर्ड मेथड है हमारा कंसंट्रेशन निकालने का। इसका मतलब क्या है? मास है तो ग्राम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम है तो लिक्विड की बात कर रहे हैं। तो हम इसको लिखेंगे मास ऑफ सोल्यूट
dissolved in 100 ml of solution is known as mass by volume. मास ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, 100 ml सॉल्यूशन के अंदर कितना मास डिजोल्व है वो क्या कहलाएगा, पास मास बाय वॉल्यूम। नेक्स्ट मेथड पे पढ़ते हैं। ये यूज होता है आपके पास पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन जिसको हम क्या लिख सकते हैं, पीपीएम, पार्ट्स पर। अब देखो मिलियन के अंदर कितने पार्ट्स हैं, 1 मिलियन के अंदर, पर मिलियन का मतलब 1 मिलियन के अंदर कितने पार्ट्स हैं। अब मिलियन तो बहुत बड़ी क्वांटिटी हो जाती है, तो उसके अंदर कुछ ही पार्ट सॉल्यूट के होंगे। तो इसका मतलब जब बहुत कम अमाउंट के अंदर सॉल्यूट प्रेजेंट होता है तब हम इस टर्म का यूज़ करते हैं। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि अलग अलग टर्म हम कब यूज करें। तो लिख देता हूँ, व्हेन सॉल्यूट प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी, ट्रेस क्वांटिटी के अंदर जब प्रेजेंट होगा इन ए सॉल्यूशन देन वी यूज पीपीएम। तो हम यूज करेंगे किसका, पीपीएम का। ठीक है, तो इसमें आपको देखना है कि टोटल पार्ट में से सॉल्यूट के पार्ट कितने हैं। ठीक है, जैसे मैं नेक्स्ट पेज पे लिख देता हूँ, पीपीएम का अगर फॉर्मूला देखो तो पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्ट डिवाइड बाय टोटल पार्ट्स ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10⁻⁶, इंटू 10⁻⁶। ठीक है, तो ये हमें देखना है। ठीक है, कर लोगे। तो ये मैंने कब कहा, जैसे हम बात करें पॉल्यूशन की बात करते हैं। ठीक है, तो कितने पॉल्यूटेंट हैं उसको एक्सप्रेस किया जाता है पीपीएम में, क्योंकि अब पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा तो नहीं होगा ना। अब पॉल्यूशन की बात करूं, जैसे वाटर के अंदर पॉल्यूशन की बात करूं, एटमॉस्फेयर के अंदर पॉल्यूशन की मैं बात करूं, तो उसके अंदर कुछ ही अमाउंट होगी ना पॉल्यूटेंट्स की, बहुत ज़्यादा होगी फिर हम कैसे रह पाएंगे। तो इसलिए मैं आपको यहाँ भी डाल देता हूँ, कंसंट्रेशन ऑफ पॉल्यूटेंट इन वाटर और एटमॉस्फेयर एक्सप्रेस्ड इन पीपीएम। तो जब, यानी मैंने पहले ही बता दिया कि पार्ट्स पर मिलियन टर्म का यूज कब करना है। पार्ट्स पर मिलियन टर्म का यूज तब करना है बच्चों जब आपके पास सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही क्या हो, कम हो। या फिर एक और टर्म में भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, माइक्रोग्राम पर एमएल, माइक्रोग्राम पर एमएल, और पार्ट्स पर मिलियन में हम एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म पे बढ़ते हैं, नंबर 5, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें कि मोल फ्रैक्शन क्या होता है, सबसे पहले मैं फिर बता देता हूँ कि ये कब यूज करेंगे, जब आपका गैसियस मिक्सर होगा। दिस कंसंट्रेशन टर्म इज यूज्ड फॉर गैसियस मिक्सर। अगर आपके पास सॉल्यूशन जो है वो गैसियस है, या हम कहें 2 गैसेस का मिक्सर कर दिया हमने, तब उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन निकालनी है, तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, तब हम यूज करेंगे मोल फ्रैक्शन। डिफाइन कर देते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज, इट मे बी डिफाइंड एज, इट इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ one component to number of moles of total components। यानी जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, जिस कंपोनेंट का आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है, उसके नंबर ऑफ मोल और डिवाइड बाय कितना आ जाएगा पास, टोटल। ठीक है, जैसे लेट अस कंसीडर बाइनरी सॉल्यूशन, let us consider a binary solution which contain A and B components, which contain A and B components।
मान लीजिए आपके पास एक बाइनरी सॉल्यूशन है और जिसके अंदर दो कंपोनेंट है ए एंड बी। तो अब पिछली वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि ए क्या रहेगा, सॉल्वेंट रहेगा, और बी क्या रहेगा, सॉल्यूट। तो सपोज कर लेते हैं एन ए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए कंपोनेंट, ए कंपोनेंट के नंबर ऑफ मोल्स कितने मान लिए हमने, एन ए मान लिए। तो एन बी क्या हो जाएगा पास, नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कंपोनेंट। तो अगर मैं मोल फ्रैक्शन निकालूं ए का, तो जिसका आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसका नंबर ऑफ मोल जाएगा, रेशो होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ वन कंपोनेंट टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल कंपोनेंट। टोटल कंपोनेंट कितने हैं इसके अंदर, दो, तो दोनों के नंबर ऑफ मोल्स कितने हो जाएंगे, एन ए प्लस एन बी। इसी प्रकार अगर मैं मोल फ्रैक्शन ऑफ बी निकालूं तो क्या हो जाएगा, एन बी डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो एन ए प्लस एन बी। ये तो था हमारा बाइनरी सॉल्यूशन के लिए। अगर इसमें भी हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, यानी मोल फ्रैक्शन को जोड़ दें, तो क्या हो जाएगा पास, एन ए डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी डिवाइड बाई एन ए प्लस एन बी। आपको सिंप्लीफिकेशन तो करना आता होगा। यहाँ एलसीएम आ जाएगा कितना, एन ए प्लस एन बी। इसको सॉल्यूशन करें तो क्या आ जाएगा, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1। यानी सीधी सी भाषा में कहा जाए तो एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1। तो ये हमेशा ही ध्यान रखना है कि मोल फ्रैक्शन का जो सम है एक सॉल्यूशन के अंदर जितने भी कंपोनेंट हैं उन सभी कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम है वो हमेशा ही किसके इक्वल आएगा पास, वो हमेशा ही 1 के इक्वल आएगा। तो यहाँ पर एक बड़ा सा हम नोट डाल देते हैं जो आपको बहुत हेल्प करेगा, और वो नोट क्या है, द सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट in a solution is always equal to 1। ये हमेशा ही 1 के इक्वल होगा। यहाँ देखिए आप, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास तीन कंपोनेंट होते जिसके अंदर ए बी और सी होते, तो मैं लिख देता एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1। यानी सभी जितने भी कंपोनेंट्स हैं सभी कंपोनेंट्स के मोल फ्रैक्शन का जो सम करेंगे वो हमेशा ही किसके इक्वल आएगा, हमारे पास है 1 के इक्वल आएगा। तो ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है। या फिर क्या करेगा, आपको एक का मोल फ्रैक्शन दे देगा, दूसरे को पूछेगा, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करो, जैसे एक्स बी का दे दिया तो होगा। इसका मतलब किसी भी कंपोनेंट का जो मोल फ्रैक्शन है वो हमेशा ही 1 से कम होगा। सभी का जोड़ 1 है तो उनका अलग अलग क्या होगा, 1 से कम होगा। इस बात को भी ध्यान रखना। तो इसी पॉइंट से आप अलग अलग टाइप के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे चलते हैं। नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म है हमारे पास मोलरिटी, नंबर 6 मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है, तो मोलरिटी की अगर मैं बात करूं तो इट मे बी डिफाइंड एज number of moles of solute dissolved in per liter solution। एक लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट आपने डिजोल्व कर दिए हैं, वो आपके पास क्या कहलाएगी, मोलरिटी कहलाएगी। जैसे अगर मान लीजिए मैं ये कहता हूँ किसी सॉल्यूशन की मोलरिटी ए बी सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन की मोलरिटी, अच्छा ये बताता हूँ, मोलरिटी को हम कैपिटल एम से डिनोट करेंगे बच्चों, कैपिटल एम से। तो ए बी सॉल्यूशन है और ए बी सॉल्यूशन में अगर मैं इसकी मोलरिटी बताऊँ तो इसका मोलरिटी आ गया मतलब 0.25। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है मीन 0.25 मोल ऑफ बी यानी मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 लीटर ए, और ए के यहाँ पे सॉल्वेंट। तो 1 लीटर के अंदर, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो 1 क्यूब डेसीमीटर, 1
क्यूब डेसीमीटर। 1 क्यूब डेसीमीटर का भी आप यूज कर सकते हो कि 1 डेसीमीटर क्यूब के अंदर कितने आपके पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, तो भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है, अगर मैं और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं तो मैथमेटिकली मैं कैसे लिख सकता हूं? मैथमेटिकली लिख सकता हूं मोलरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। और ये वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में लेना आपको? लीटर के अंदर लेना। ठीक है, तो इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी, तो मोल की हो जाएगी मोल और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, तो ऊपर जाकर क्या हो जाएगा? पर लीटर, यानी मोल पर लीटर, या फिर इसको हम क्या बोलेंगे? मोलर। ये एसआई यूनिट रहेगी आपकी मोलर। कई बार ये भी लिखा होता है, जैसे इसको मैं ऐसे भी लिख सकता था 0.25 मोल पर लीटर, 0.25 मोल पर लीटर। आगे बात समझे? तो ये एसआई यूनिट हो जाएगा। अगर आपने 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर 1 मोल सॉल्यूट का डाला, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर अगर आपने 1 मोल सॉल्यूट का डाला, इसका मतलब आपके पास मोलरिटी कितनी होगी? उसकी 1 होगी। ठीक है, अगर मैं इसी सॉल्यूशन की बात करूं ए बी की, तो अगर हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, कैपिटल M इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, सॉरी इन लीटर। ml में है तो कन्वर्ट कर लो, जैसे यहाँ लिख देता हूँ मोलरिटी इज इक्वल टू NB डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर ये ml के अंदर है तो लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे? 1000 से डिवाइड करेंगे, 1000 से डिवाइड करेंगे। तो 10⁻³ से जब डिवाइड करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन के बाद 10⁻³ कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा और ये हो जाएगा। पर आपको ये देखना है कि कब ये फॉर्मूला लगाना है और कब आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है। इस बात का तो आपको देखो ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ये फॉर्मूला कब लगाना है? तब ml के अंदर 10⁻³ से, या फिर आप कोशिश करो कि लीटर में कन्वर्ट करके पुट कर दे, तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। ठीक है, और वी नो दैट, हम ये जानते हैं, वी नो दैट नंबर ऑफ मोल्स किसकी इक्वल होता है? गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास। तो MB तो क्या हो जाएगा पास? मास ऑफ B, और कैपिटल MB क्या हो जाएगा? मोलर मास ऑफ B। MB मास ऑफ B और कैपिटल MB क्या हो जाएगा पास? मोलर मास ऑफ B हो जाएगा। अगर ये जो NB की वैल्यू है वो अगर मैं यहाँ इक्वेशन फर्स्ट के अंदर रख देते तो क्या बन जाएगा हमारा? स्मॉल MB डिवाइड बाई कैपिटल MB इंटू VS, और VS कहाँ पे आपका? लीटर के अंदर। और अगर लीटर के अंदर नहीं होगा तो आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और 1000 से आपको क्या करना पड़ेगा? मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? मोलरिटी का फॉर्मूला। 2 फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए, वो एज ए न्यूमेरिकल के हिसाब से चलेंगे कि हमें क्या करना है। इसके न्यूमेरिकल आपके बुक में दे रखे हैं, चाहे 1CRT हो या कुछ आप अलग कोई रेफरेंस बुक यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर उसका आपको प्रॉब्लम दे रखा है और उसको आप सॉल्यूशन देख सकते हो, तो आप इजीली सोल्व कर पाओगे अगर मेरी बात जो मैंने बताई आपको अगर वो आप समझ पाए हो। ये बस ध्यान रखना, लीटर में बहुत ही कम चांस है कि आपको दिया हुआ, और ml में ही होगा तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हो, या फिर यहाँ पे ध्यान रखना कि लीटर में कन्वर्ट करके आप पुट करो। फिर से बता देता हूँ बच्चों, कई बार ऐसे आएगा कि एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हुज कंसंट्रेशन, एग्जाम्पल ले रहा हूँ वैसे ही, 18 m, कैपिटल M लिखा हुआ मिलेगा, इसका मोलरिटी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है 18 जो मैंने लिखा है, यानी 18 जो लिखा है, 18 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 लीटर सॉल्यूशन, 1 लीटर सॉल्यूशन। 18 मोल सोल्यूट के डिजोल हैं 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर। ओके, तो इस तरह से आपको देखना है कि इसका अर्थ क्या होगा जहाँ भी गिवन होगा आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के अंदर। तो मैंने जितने भी आपको कंसंट्रेशन टर्म कराई है उन सभी में आपको एक बात कॉमन रखनी है कि जो आप लिख रहे हो, जो कंसंट्रेशन टर्म आप एक्सप्रेस कर रहे हो,
उसका अर्थ क्या है वो जानना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। लास्ट टर्म है हमारे पास नंबर 7 पे, और नंबर 7 पे जो हमारी लास्ट टर्म है वो हमारे पास क्या है, मोलेलिटी। थोड़ा सा फर्क है, जैसे नाम में फ़र्क है, मोलेरिटी और मोलेलिटी। वहाँ कैपिटल एम सिंबल होता है, यहाँ क्या होता है, छोटा एम होता है। तो इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट नोन एज मोलेलिटी। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट नोन एज मोलेलिटी। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स सोल्यूट के डिजोल्व कर रखे हैं इसको बोलते हैं। जैसे मैं फिर लिखता हूँ, एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन आपको 6 m लिख रखा है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 6 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्ड इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट। इसका अर्थ समझना बहुत जरूरी है, नहीं तो आप न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सोल्व नहीं कर पाओगे। 6 मोल सोल्यूट के डिजोल्ड है 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, इसको हम बोलेंगे 6 मोलर। अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, मैथमेटिकली हम लिख सकते हैं मोलेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय सॉल्वेंट या मास ऑफ सॉल्वेंट इन, यहाँ लिख देता हूँ मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। तभी तो आप निकाल पाओगे कि 1 किलोग्राम के अंदर कितना है। जैसे मान लीजिए मैं कहता हूँ कि 25 ग्राम के अंदर मान लीजिए 50 मोल है, तो 1 ग्राम के अंदर कितना 50 किलोग्राम के अंदर 50 किलोग्राम के अंदर 50 मोल है सॉल्यूट के, तो 1 किलोग्राम के अंदर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे निकाला, 50/25, तो 50 ऊपर आ गया नंबर ऑफ मोल, और जो मास ऑफ सॉल्वेंट वो नीचे आ गया। तो फॉर्मूले बनाना तो कोई मुश्किल बात नहीं है। ठीक है, अगर इसकी एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ मोल की मोल, सॉल्वेंट की क्या हो जाएगी किलोग्राम, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, मोल पर किलोग्राम। पर इसी को हम क्या बोलेंगे, मोलर। उसको हम मोलर बोलते थे, इसको हम क्या बोलेंगे, मोलर। और मोल पर किलोग्राम भी लिखा हुआ आ सकता है। 1 मोलर का मतलब है 1 मोल सोल्यूट का डिजोल्व है 1 किलोग्राम सोल्वेंट के अंदर। अगर मैंने सोल्वेंट 1 किलोग्राम लिया और उसके अंदर 1 मोल ही सोल्यूट का डाला, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, आपके पास 1 मोलर हो गया। ठीक, उसी प्रकार आप, मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल एम इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, NB डिवाइड बाई MA, और MA किसके अंदर है, किलोग्राम के अंदर। अगर ये किलोग्राम के अंदर नहीं होगा तो NB डिवाइड बाई MA, अगर MA ग्राम के अंदर है तो इनटू क्या कर देंगे, 1000। इस बात का भी ध्यान रखना है, क्योंकि ग्राम को मैंने किस में कन्वर्ट किया है, किलोग्राम। वैसे तो डिवाइड करते हो, पर सिंप्लीफिकेशन करोगे तो ये 10⁻³ आप मल्टीप्लाई भी ले जाओगे। ठीक है, MA क्या है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, और यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। ओके, अगर हम बात करें तो NB की वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है, स्मॉल MB डिवाइड बाई कैपिटल MB। स्मॉल MB क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट, और MB क्या हो जाएगा, मोलर मास ऑफ सोल्यूट। स्मॉल m इज इक्वल टू स्मॉल MB डिवाइड बाई कैपिटल MB इंटू MA, और MA आपका यहाँ पे क्या है, किलोग्राम के अंदर। और अगर इसको आप ग्राम में ले लोगे तो आप 1000 लगाई दीजिए। सभी कंसंट्रेशन टर्म की अपनी मेरिट है, अपनी डेमेरिट है, पर मैं आपको एक बात बता देता हूँ कि मास परसेंटेज, ppm, मोलेलिटी, इंडिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर, while molarity depend on temperature।
देखो मैंने कहा सभी जो आपकी टर्म है, कंसंट्रेशन टर्म हमने पढ़ी है, अपनी मेरिट है, अपनी डीमेरिट है, ठीक है। पर उसके अंदर भी मैं आपको नोट डाल के लिखवा रहा हूँ, मास परसेंटेज, ppm, मोलिलिटी इंडिपेंडेंट है टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, जबकि मोलिलिटी टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। क्यों? क्योंकि बिकॉज वॉल्यूम इज, या हम कहें वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, वॉल्यूम डिपेंड ऑन टेम्परेचर, यानी जिसके अंदर, जिस कंसंट्रेशन टर्म के अंदर आपके पास वॉल्यूम का रोल होगा वो टेम्परेचर डिपेंड करेगी। और मोलिलिटी के अंदर आपने पढ़ा था वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेते थे, इसलिए टेम्परेचर चेंज करने से वॉल्यूम चेंज होगा और वॉल्यूम चेंज होने से आपकी मोलिलिटी चेंज होगी। तो बच्चों ये था हमारा आज का वीडियो, और इसमें हमने सभी कंसंट्रेशन टर्म को फाइंड आउट कर लिया है, और सभी कंसंट्रेशन टर्म का हमने क्या मीनिंग होता है उसको भी जान लिया। तो आज की वीडियो में इतना ही।